दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस यूनिट। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक फॉर्मूला के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज़ CP अपॉन माइनस CV इक्वल्स टू R। मीन्स द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मीन्स हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू R। ठीक है, आप R आपकी क्या वैल्यू हो जाती है, 8.314 हो जाती है R की वैल्यू। सो ये आपका एक फॉर्मूला है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, देयर इज़ नो ट्रिक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द टॉपिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस आपके क्या होते हैं? द चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज मेड टू हैपन स्लोली इन द इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइटेसिमल स्टेप्स। क्या मतलब हुआ इस बेसिक सी डेफिनेशन का कि जब आप कोई प्रोसेस में कुछ चेंजमेंट लेके आते हो कई सारे स्टेप्स से, ठीक है ना, बहुत सारे, इतने सारे कि इनफाइनाइटेसिमल स्टेप्स हो, तो वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच द चेंज occurs in the infinitesimal steps, in the infinite number of steps, whereas on the other hand in an irreversible processes the changes can be achieved only in the one step। तो अगर आपका चेंज वन स्टेप में आ रहा है तो वो irreversible प्रोसेस हुआ। अगर आपका स्टेप इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में चेंज हो रहा है अगर आपका प्रोसेस, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। रिवर्सिबल मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रहा है, इरिवर्सिबल मीन्स न आपके वन स्टेप में हो रहा है। ठीक है, अब आपका यहाँ पर आता है साइक्लिक वर्क डन। इससे पहले वाली वीडियो में आपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा होगा F/S। वो आपका नॉर्मल वर्क डन था फॉर द स्ट्रेट पाथ, या कह सकते हो आप फॉर द लीनियर मोशन। ये वहीं अगर आपका साइक्लिक मोशन हो रहा है तो उसके लिए आपका जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, इसको अगर मैं सिंपल सी भाषा में कहूँ तो इसको मैं ऐसे कह सकती हूँ, डेल्टा V और डेल्टा P, राइट। डेल्टा V और डेल्टा P कह सकते हैं, V2 माइनस V1 एंड P1 माइनस P2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइक्लिक वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा, V2 माइनस V1 और ब्रैकेट में P1 माइनस P2। When some work has been destroyed in the surrounding in the cyclic process, such process is known as irreversible process। Other definition for irreversible process, जब वर्क डन जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, या कह सकते हैं एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द वर्क डन, तो आप उसको कहोगे कि ऐसे प्रोसेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। जब कोई भी वर्क डन डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है इन द एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन साइकिल, तो वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस में आता है। ठीक है, सो व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ वर्क या लॉस ऑफ एनर्जी, irreversible process। there is no loss of energy, no work done, then this is reversible process। all the real process जो होते हैं सारे के सारे irreversible होते हैं। as for reversible process there should be infinite small steps। मतलब कि मेनली जितने भी रियल स्टेप्स होते हैं, रियल प्रोसेस होते हैं, वो सब इरिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि इन रियलिटी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कोई चेंज करना इट्स हार्डली पॉसिबल। तो वो सारे रिवर्सिबल जो होते हैं, जितने भी स्टेप्स अगर आपके रिवर्सिबल होंगे ना प्रोसेस, वो आपकी इमेजिनरी प्रोसेस ही माने जाएंगे। नाउ मूविंग अहेड विद द टॉपिक थर्मल इक्विलिब्रियम, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके प्रिंसिपल समझ लेते हैं थर्मोमीटर के। थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स, दैट इज कंसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, कि थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, एंड द फैक्ट दैट द सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ये तो आपका थोड़ा सा जनरल नॉलेज के टाइप था। नाउ अब आप समझिए, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स मेंटेन्ड at different temperature they are brought in contact, they exchange the heat with each other until they reach to a state called thermal equilibrium। मीन्स अगर आप एक हॉट बॉडी, एक कोल्ड बॉडी, या एक नॉर्मल टेम्परेचर वाली बॉडी और एक कोल्ड बॉडी को इन कॉन्टैक्ट में लाते हो, तो क्या देखने को मिलेगा, जो कोल्ड बॉडी होगी उसका धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगेगा, और जो नॉर्मल बॉडी होगी उसका धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लगेगा। और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक एक स्टेट नहीं आ जाए जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही आपकी आइस जो है वो पिघलती है। आइस इज़ अ सिस्टम, अब उसको निकालोगे आप, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे सराउंडिंग में जाएगा, मतलब उसकी हीट जो है सराउंडिंग में जाएगी, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होगा, और उसके आसपास के, मैंने कह रही पूरा रूम का ठंडा हो जाएगा, उसका थोड़ा सा आसपास का एरिया, अगर आप उसको अपने पाल्म पे रखते हो तो आपका पाल्म का थोड़ा सा एरिया ठंडा होने लगता है कि नहीं, तो वो पाल्म आपका जो पाल्म एरिया है वो सराउंडिंग हो गया। और आइस इज़ अ सिस्टम, तो आइस का टेम्परेचर धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो रहा है और इसलिए वो पिघल रही है, और आपके पाल्म का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, ये
काम तब तक होता रहेगा जब तक एक थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं आ जाती, मतलब कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, सिस्टम का भी और सराउंडिंग का भी। सच एन इक्विलिब्रियम that is a consequence of the temperature being the same is called the thermal equilibrium। यही मैंने आपको अभी बताया कि जब ऐसी स्टेट आ जाती है जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है, सिस्टम का भी और सराउंडिंग का भी, तो वो आपका थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाया जाता है। द हीट फ्लो फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर एंड कंटिन्यूज टिल द टू ऑब्जेक्ट्स अटेन द सेम टेम्परेचर। वही सेम चीज़ जो अभी मैंने आपको बताया कि जब आपका हीट फ्लो जो है वो हायर टेम्परेचर का और लोअर टेम्परेचर का दोनों का बराबर नहीं हो जाता ना, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे लास्ट टॉपिक में मूव करते हैं, दैट इज़ अ जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ क्या है? इस यूनिट में आपने सिर्फ और सिर्फ जीरोथ लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इससे आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन सब के बारे में भी रीड आउट करेंगे। ठीक है, तो जीरोथ लॉ को पढ़ते हैं। जीरोथ लॉ आपका ये कहता है, इफ़ देयर इज़ अ सिस्टम इन विच देयर आर टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स ए एंड बी, ठीक है, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द अदर थर्मोडायनेमिक सिस्टम दैट इज सी। ठीक है, तो आपस में क्या होगा कि जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो भी एग्जिस्ट होगा, मतलब कि वो ए और बी जो होंगे वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट होंगे। जैसे कि आपका ये, ठीक है, ये आपका ए है एंड दिस इज बी। अगर ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में ना होके इसके संग इक्विलिब्रियम में, दैट इज सी, ठीक है ना, ये अभी आपस में नहीं है। जस्ट इमेजिन कि ये ही थर्मल इक्विलिब्रियम है। अब ए जो है वो इक्विलिब्रियम में सी के संग, बी है जो है वो भी इक्विलिब्रियम में है सी के संग। सो ये दोनों ही एक ही सेम सिस्टम के संग इक्विलिब्रियम में, इसीलिए ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। ठीक है ना, ये काफ़ी सिंपल सी डेफिनेशन और काफ़ी सिंपल सा लॉ है, ये आपको जेन्युइनली पता होना चाहिए कि जीरोथ लॉ क्या कहता है कि जब आपका दो सिस्टम आपस में, जब आपके दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है टू दी अदर थर्ड सिस्टम, तो वो दोनों सिस्टम जो इंडिविजुअली उस थर्ड वाले के संग इक्विलिब्रियम में है वो आपस में भी क्या होंगे, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है ना, दोबारा एक बार रीड करते हैं। इट स्टेट्स दैट इफ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम with the third thermodynamic system, that is C, then the two thermodynamic system A and B are also in the thermal equilibrium with each other. Okay, so this is about your जीरोथ लॉ। अब एक छोटी सी डेफिनेशन, एनर्जेटिक्स का क्या मतलब होता है? एनर्जेटिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्लो एंड द ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द सिस्टम और बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। सो एनर्जेटिक्स का मतलब क्या होता है आपका कि जब आप एनर्जी की स्टडी करते हो किस बेस पे कि वो किस तरीके से फ्लो कर रही है, किधर से किधर फ्लो कर रही है, जब इधर से कहीं और जाएगी या कहीं और से इधर जाएगी तो वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, या वो किस चीज़ से किधर पर ट्रांसफॉर्म हो रही है एनर्जी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जो स्टडी होती है वो एनर्जेटिक्स के अंदर होती है। नाउ विद दिस लास्ट पॉइंट वी हैव एंटर्ड दिस यूनिट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट कवर करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।